ओके, तो ये है बिजनेस स्टडीज का क्लास 2, जिसमें अपने चैप्टर 1 जो पढ़ रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका कंटिन्यूएशन रखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन रखने से पहले क्या करेंगे, जो क्लास 1 में किए थे फटाफट उसको, जो पॉइंट वाइज अपने कर रहे थे, तो पॉइंट वाइज को फटाफट क्या करेंगे, वो रिवाइज करेंगे। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। क्या दिखलाता है ये भैया डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। सेकंड, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, दो तरह का डेफिनेशन दिया गया था, एक ट्रेडिशनल बोल के, एक मॉडर्न बोल के। ट्रेडिशनल में क्या बोलता है कि अगर अपना काम हम दूसरे से करवा सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो पहले से चलता आ रहा था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ और बोलता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अपने दो डेफिनेशन पढ़े थे, एक जेम्स एल लुडनी जी का और एक एफ डब्ल्यू टेलर जी का। जेम्स जी बोलते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। मतलब हम अपने आदमी लोग से क्या करवाना चाहते हैं ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए कि हम अपने आदमी से क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखना है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो लोग सबसे बेस्ट और सबसे सस्ते तरीके से कर पा रहे हैं, मतलब ज्यादा खर्चा ना हो। ठीक है, तो ये बुलाए थे जेम्स जी ने। एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोले, वो बोले मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वैसे तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे स्टाफिंग का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए बाकी 4 फंक्शन का नाम लिख के इन्होंने उनका सबका कोऑर्डिनेशन करके सारे रिसोर्सेज का इनको एक डेफिनेशन के रूप में तैयार किया गया कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। जो मेरा लक्ष्य है उसको ही प्राप्त करना मेरा काम है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि अगर हम अपना काम को सही टाइम पे खत्म कर दे तो इसका मतलब वो इफेक्टिव है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी किसको बोलते हैं कि अगर हम अपना काम समय पे तो खत्म करेंगे ही, और साथ में अगर हम अपना काम को जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अगर रिसोर्सेज को सबसे अच्छे तरीके से यूज कर पाए, मतलब कम ही रिसोर्सेज यूज करके सबसे अच्छे रिजल्ट हम ले आ पाए, तो उसको अपने बोलेंगे एफिशिएंसी। कम रिसोर्सेज यूज करो और उसी रिजल्ट को अच्छा करो, ठीक है, उसको बोलेंगे एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो ये गोल ओरिएंटेड है, हमारा जो भी लक्ष्य है उसको देखते हुए चलता है। दूसरा क्या है, परवेसिव है, यूनिवर्सल है। ठीक है, परवेसिव और यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि भैया कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होता है, एक टॉप लेवल का होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। कोई भी लेवल हो, मैनेजमेंट के बिना काम नहीं हो सकता। और किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का फैक्ट्री हो या कोई भी कंपनी हो, कोई भी तरह का चीज हो, ठीक है, वहां पे मैनेजमेंट का काम आना ही आना है, इसीलिए मैनेजमेंट को यूनिवर्सल भी बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इसके काफी सारे डायमेंशंस है, मतलब मैनेजमेंट काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट के प्रोसेस सारा चीज हम लोग कर लेंगे, तो मैनेजमेंट को कंटिन्यूअसली हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी बदल जाता है, तो सिचुएशन के बदलते हुए, समय के बदलते हुए के साथ ही अपने को मैनेजमेंट भी उसी तरह का करना होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब क्या, बाहर में जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को अपने आप को ढालते हुए बदल लेना। ठीक है, बाहर में जो भी बदलाव हो रहा है उसी को खुद को ढालते हुए बदल लेना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, डायनामिक है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स।
मैनेजमेंट दिखता नहीं है लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। कि अगर सारा चीज मैनेजमेंट वगैरह अच्छा से हो जाता है तो हम लोग शाबाशी देते हैं, अरे वाह इतना सारा चीज आराम से हो गया, इतना सारा काम जो बचा हुआ था वो इतना आसानी से हो गया, कैसे हुआ ये सब? तो सारा चीज मैनेजमेंट से हुआ। हम लोग देख नहीं पाए, हम लोग टच नहीं कर पाए, लेकिन उसको फील जरूर कर पाए। ठीक है। और लास्ट अपने किए थे क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 तरह का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 था, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल में 2 था, 2 ही पढ़े थे अपने, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, मतलब सस्ते दाम पे अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना और कंज्यूमर तक पहुंचाना। और दूसरा क्या था, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, मतलब इकोनॉमी में वेल्थ लाना और उसको जेनरेट करना, ये हमारा समाज के प्रति एक कर्तव्य है या लक्ष्य है। पर्सनल में क्या होगा कि खुद को देखते हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरी, भैया सैलरी अच्छा हो, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, खुद का पर्सनल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। आज हम जूनियर मैनेजर है, कल सीनियर मैनेजर के पोस्ट में जाएं तो अपना भी एक होता है कि हाँ चलो मेरा भी एक सपना है या फिर मेरा भी एक मोटिव है, इस कंपनी में काम कर रहे हैं 15 साल से या 20 साल से, तो कम से कम कुछ ग्रोथ तो होगा। लास्ट में नेक्स्ट क्या पढ़े थे, पीयर रिकॉग्निशन, समाज में या फिर अपने जो भी एक रिस्पेक्ट तरह से हमको सब कोई देखे, हमारे जो ऑफिस में काम करते हैं मेरे कलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे को रिस्पेक्ट दे, ठीक है, मतलब मेरे को पहचाना जाए, मैं फेमस हूँ। तो इस तरीके से हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट का। ओके, तो इसी के साथ रिवीजन खत्म हुआ है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 2, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 2 अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 2 में सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है। देख, इस चैप्टर सबसे पहले तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, ठीक है। यही बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो सब अपने को 1 या 2 पॉइंट करके ही याद करना है, ठीक है। और जो भी छोटा छोटा कोई क्वेश्चंस वगैरह है वो तो हम डिस्कस कर ही देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा कोई आंसर याद करना नहीं है, कोई 4 मार्क्स से 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन इससे पूछेगा नहीं, सारा शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी टॉपिक उठाएंगे अगर उसमें काफ़ी सारे पॉइंट होगा तो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 पॉइंट हम लोग कर लेंगे, उतना काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा हम लोग को करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है। तो उतना हम लोग इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आगे आने वाले हैं, तो उस पर हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उस पर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और उस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा समय देंगे, ताकि वो सारा टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो जाए और अच्छे से दिमाग में रहे, तुम लोग को कोई परेशानी ना हो आगे में जाके, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत फास्ट है, तो इसीलिए जो चीज, ये जो चैप्टर है जिसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, एक एक 2 पॉइंट करके निकल चलेंगे, ठीक है। और जहां जहां हमको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वहां पे हम बता भी देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अपने पॉइंट नंबर 5 खत्म किए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 6 में सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कम से कम हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 पॉइंट करेंगे, 2 to 3 पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंस है, पॉइंट नंबर ए, accomplishment of organizational goals। accomplishment of organizational goals, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को, हमको ये पता है कि भैया कल के दिन हमको पहुंचना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, तो भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के लिए ये मूल मंत्र जरूरी है।
कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले ये पता करना है कि उसका लक्ष्य क्या है। जैसे तुम लोग को लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो तुम लोग ये सोचेगा ना कि हाँ मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को कहाँ मूव करना है, मेरे को आगे जाके क्या बनना है। अगर मान ले किसी बंदे को यही नहीं पता कि बड़े होके या आगे जाके मेरे को लाइफ में ये करना है, चाहे हमको ये बनना है, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, उसका लाइफ तो बेकार ही है, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पा रहा है कि उसको लाइफ में करना क्या है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है, उसको कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना है। ठीक है, ये पता कर लिया। अब ये जो पता करेगा इसके पीछे किसका हाथ होगा, इसके पीछे हाथ होगा मैनेजमेंट का। किसका हाथ होगा, मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट ही डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसका डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसका गोल्स क्या रहेगा। ठीक है, ताकि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, गोल जो होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसा थोड़ी होता है कि गोल के ऊपर काम करना चालू किया और सब कोई एक साथ गोल कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो गोल होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके में बांटा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, तो टॉप पे जो लोग होते हैं वो लोग अपना काम संभालते हैं, मिडिल पे जो लोग होते हैं वो लोग अपना काम संभालते हैं, लोअर पे जो होते हैं वो लोग अपना काम संभालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी का एफर्ट्स लग रहा है, एफर्ट सभी का लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा काम करता है, मेहनत करता है और वो गोल अचीव कर लेता, नहीं। जितना इंपॉर्टेंट लोअर लेवल है उतना इंपॉर्टेंट मिडिल है और उतना इंपॉर्टेंट टॉप भी है। तीनों का इक्वली हाथ होता है। लोअर लेवल में मान ले 4 डिपार्टमेंट है, मिडिल में 3 डिपार्टमेंट है, टॉप में 3 डिपार्टमेंट है। तो सभी डिपार्टमेंट का आपस में जो भी काम होगा, सारे मिल के बंदे काम करते हैं। तो सारे मिल के काम करने के बाद जो भी एक रिजल्ट आता है, फिर वो देखते हैं कि हाँ हम लोग गोल की तरफ कितना बढ़े और कितना नहीं बढ़े। तो सभी का इक्वली हाथ होता है, तो ये मैनेजमेंट ही होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं रहता तो क्या होता है, ये टॉप वाले मिडिल वाले लोअर को झाड़ते, तो लोअर वाले मिडिल का बात नहीं सुनते, मिडिल वाले टॉप को बोलते कि नहीं आप लोग तो बहुत बड़े बड़े इंसान हैं, हम लोग को भाव नहीं देते हैं, तो हम लोग आपका बात क्यों सुनेंगे। ठीक है, भाव नहीं देंगे। ठीक है, या फिर आपका बात ही नहीं सुनेंगे, आप लोग जो करना है कर लीजिए। तो क्या होगा, झगड़ा होगा, एक दूसरे से तनाव रहेगा, कोई ठीक से काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी लेवल में जो भी डिपार्टमेंट होंगे वो कोई भी ठीक से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यही है कि सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल को अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, increases efficiency। increases efficiency कैसे भैया बताइए, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होता है। अच्छा, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है समझे, इनकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होता है समझ ले। जैसे अगर मान ले तुम कोई एक डिश बनाना सोचा, ठीक है, मान ले तुम रोटी बनाना सीख रहे हो। ठीक है, तुम लोग कोई भी रोटी बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, पहला दिन रोटी बनाना सीखा, तुमको टारगेट दिया था 5 रोटी। ठीक है, 5 रोटी, या फिर मान ले 15 रोटी, चल 15 रोटीज बोला तुमको अगले 4 दिन तक 15 रोटीज बनाना है। ठीक है, जब पहला दिन तुम गया, तुमको नहीं पता था, तुम सीखा पहला दिन जाके, तो पहला दिन सीखते 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 जैसे तैसे करते करते 15 रोटी तुम तैयार कर दिया। वहां पे तुम 1 केजी आटा ही इस्तेमाल किया। ठीक है, तो तुमको थोड़ा बहुत अंदाज मिल गया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। सेकेंड दिन जब तुम गया, 750 ग्राम में तुम्हारा काम खत्म हो गया। तीसरे दिन जब गया, 650 ग्राम में काम खत्म हो गया। और चौथे दिन में तुम आधा किलो में ही काम खत्म कर दिया। क्या हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है? मतलब वो हर एक दिन अपने आप को और बेहतर बना रहा है। कैसे? जहां पे वो एक
पहला दिन में 1 kg आटा इस्तेमाल किया, ठीक है, मान ले 1 kg आटा का दाम है 30 रुपया, जहां वो पहला दिन में 30 रुपया का आटा इस्तेमाल किया, वहीं वो दूसरे दिन में समझ ले फॉर एग्जाम्पल इसका दाम कितना हो जाएगा, 7.5 रुपया करके ना, तो साढ़े 22 रुपया हो जाएगा। दूसरे दिन में वो 22.5 रुपया में काम खत्म कर दिया, 15 रोटी तैयार कर दिया। तीसरे दिन में 650 ग्राम, तो 650 ग्राम यानी 19.5 रुपया करके, और आधा किलो यानी 15 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने आप को और बेहतर बनाते जा रहा है, कम खर्चे में ही वो काम को खत्म कर दे रहा है। तो उसके लिए वहां चौथा दिन में क्या हुआ, खर्चा 15 रुपया हो गया, एकदम आधा हो गया खर्चा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। यानी एफिशिएंसी तब बढ़ता है जब व्हेन वी यूज लीस्ट रिसोर्सेज, जब हम लोग कम रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है, एंड अचीव मोर आउटपुट। जैसे यहां पे 15 रुपए का सामान यूज किया और 15 रोटी बना लिया, तो मतलब क्या, हम लोग कम रिसोर्स यूज किए और ज्यादा आउटपुट ले आ पाए। तो अब ऐसे इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही सब इस्तेमाल करते हुए मैनेजमेंट क्या करता है, सारे ओवरऑल खर्चे को कम कर देता है, ओवरऑल कॉस्ट को घटा देता है मैनेजमेंट, ठीक है। यही सब चीज हम लोग धीरे धीरे करते करते मैनेज करते करते, इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए लेते हुए, यही सब एफिशिएंसी को लेते हुए पूरा ओवरऑल जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेज करता है कंपनी को, वो ओवरऑल क्या करता है, कॉस्ट को घटा देता है। तो इससे हम लोग का क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग कल के दिन में कम खर्च में ज्यादा आउटपुट इस्तेमाल ले आ पाएंगे और कम खर्चा यूज कर पाएंगे। तो इससे हम लोग का क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। आया, आई होप कि आ रहा होगा समझ में। और एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, 3 पॉइंट इसमें रहने देंगे, और एक हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कोई छोटा सा। तो इसमें और एक छोटा सा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। क्रिएट्स अ, ये तुम्हारा फीचर्स में भी था, मतलब तुम्हारा जो नेचर था उसमें भी ये वाला पॉइंट था, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक होना चाहिए। कैसे डायनामिक होना चाहिए, कि अगर मैनेजमेंट कल के दिन नहीं रहे, तो कल के दिन अचानक से कल के दिन कुछ बदलाव आ गया मार्केट में, या इकोनॉमी में कोई बदलाव आ गया, देश में कुछ बदलाव आ गया, तो उस स्थिति को देखते हुए ये अपने आप को चेंज कर सके, अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल सके। क्योंकि अगर वो उस अपने आप को उस परिस्थिति में नहीं ढालेगा, तो फिर क्या होगा, कि तो फिर तो वो और भी सभी के तरह वैसा हो जाएगा कि भैया हाँ वो तो इसी तरह फंस गया, क्योंकि वो ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया था। तो मेरे और उसके में अंतर क्या रह जाएगा, वो भी ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया, हम भी नहीं कर पाए, हम भी फंस गए, वो भी फंस गया, ठीक है। तो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना है हमको, इस तरह से मैनेजमेंट कर लेना है, ताकि अगले दिन कल के दिन कोई भी अगर इकोनॉमी में ऊपर नीचे हो गया, जैसे अभी कोरोना की वजह से पूरा ऊपर नीचे हो गया, पूरा उथल पुथल हो गया पूरा वर्ल्ड में, तो ये क्या होगा कि अगर हम कल के दिन मैनेजमेंट अपना तगड़ा रखें, तो बाहर में कुछ भी हो जाए, हम अपना अंदर में स्ट्रांग रहेंगे, और मेरा कभी भी कोई भी चीज की वजह से कभी भी कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो वो नुकसान उतना ज्यादा नहीं होगा जो और सबका नुकसान इतना ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। इसका हम डेमो क्लास में भी एक बार आशुतोष पूछा था कि भैया क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो बताइए। तो सिंपल सा हम यही उसके बारे में वहां भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये लेके हमको लगता है ये तीसरी बार बता चुके डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना, चेंज विद द सिचुएशन, मतलब अपने आप को चेंज कर लेना सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, चेंज विद द सिचुएशन, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट नंबर 6 खत्म हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। ओके,
7 नंबर का पॉइंट थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से में ही समझा दे, क्योंकि देख यहाँ से ये क्वेश्चन उतना आता नहीं है। ठीक है, इसमें काफी सारा पॉइंट लिखना पड़ सकता है। हाँ, पॉइंट बेसिस पे एक या दो पॉइंट, जो पॉइंट का नाम हुआ वो तुम लोग लिख सकता है आराम से। ठीक है, लेकिन इसका जो बहुत लंबा एक तरह का काफी सारा पॉइंट को लेके ये टॉपिक को बनाया गया है, तो वो उतना बड़ा पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे तरीके से ही पढ़ के निकलेंगे। हम लोग को पता है कि मैनेजमेंट को साइंस भी बोलते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट भी बोलते हैं। यानी साइंस, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट को दोनों तरीके से ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। बुक पे चलते हैं और बुक से ही इसको देखते और फटाफट करते हैं। सबसे पहले बोलता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने कि सबसे पहले बताया कि साइंस कैसे, क्या डिफाइन कर सकता है। तो साइंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, किसके ऊपर बेस करके, लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब जो हम लोग लॉजिकली ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, लॉजिकली ऑब्जर्व का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ फिजिक्स में चले, तो फिजिक्स में जैसे हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि अर्थ अपने सारा चीज अर्थ अपनी तरफ खींच लेता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये हम लोग देख पाते हैं, इसके ऊपर हम लोग लॉजिकली ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ, जब भी कोई, जैसे कोई बताया कि तुम सुनना, तुम अगर बॉल हवा में फेंकेगा ना तो वो बार नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण होता है, वो अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज को। तो बोलता है अरे यार क्या झूठ बोला, बता रहा भाई तुम करके तो देख। तो हम लोग भी क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि चल बॉल को ऊपर फेंक के देखते हैं। अरे हाँ यार, बॉल को ऊपर फेंके, वो तो सही में नीचे आ गया। क्यों नीचे आया उसको हम लोग ढूंढते हैं। तो इसी के पीछे हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं। तो लॉजिकली जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फाइंडिंग्स या फैक्ट्स या साइंस या इवेंट्स में जो भी है, तो उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं। तो सबसे पहले ये लोग क्या किया है, साइंस का फीचर एक बार बताया है कि साइंस का फीचर क्या गया। जैसे क्या क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ, सिस्टमेटाइज्ड या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि इसका खुद का अपना एक सिस्टमैटिक थ्योरी होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये तुम लोग को पढ़ने का दरकार नहीं है, सिर्फ ऐसे छोटा मोटा हम लोग जल्दी पढ़ के निकल रहे हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन रहता है उसमें, क्योंकि हम लोग हर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन के पीछे हम लोग कुछ मकसद रहता है कि हम लोग क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ खोज कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है, यूनिवर्सल मतलब दुनिया में वो कहीं भी चल जाए वो बात सच्ची होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लिए थे तो वही दिया हुआ है कि तुम दुनिया में कहीं भी चल जाओ पृथ्वी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और तुम अमेरिका चल जाएगा तो भैया हवा में बॉल उछालेगा तो बॉल हवा में रह जाएगा, नहीं। ये पूरा ऑल ओवर यूनिवर्सली वैलिडिटी है। ठीक है, और जैसे मान लो सूरज, हम लोग बोलते हैं सूरज पश्चिम पूरब से उगता है, तो तुम दुनिया में कहीं भी चल जाओ सूरज पूरब से ही उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा। हाँ, टाइम अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो कोई नहीं बदल सकता कि सूरज पूरब से ही उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। और एक होता है क्या, रेप्लीकेशन इज पॉसिबल। रेप्लीकेशन और इज पॉसिबल इन द सेंस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि साइंस में रेप्लीकेशन पॉसिबल होता है। इसका मतलब क्या, जब मान ले कोई दो बंदा एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो दो अलग अलग तरीका अपना सकते हैं एक ही जगह पहुंचने पे। फॉर एग्जाम्पल क्या, मान ले मैथ का एक सम है। ठीक है, तो मैथ का एक सम है, तो मान ले फॉर एग्जाम्पल सृष्टि है, तो सृष्टि उसको अपने तरीके से की। मान ले उसमें टोटल 6 स्टेप लगा सृष्टि को करने के लिए। ठीक है, वहीं मान ले पूनम की, पूनम को 4 स्टेप लगा, आंसर सेम आया।
जो सृष्टि का आंसर आया वही पूनम का आंसर आया, तो पूनम अपने मेथड से कर ली, सृष्टि अपने मेथड से कर ली, दोनों का आंसर करेक्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन, कि जब एक चीज के ऊपर अगर कोई दो अलग अलग बंदा काम कर रहा होता है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि दो अलग अलग बंदा अपने अपने तरीके से उस रिजल्ट पे पहुंचे, हो सकता है, पॉसिबल है। तो वही साइंस का फीचर है। लेकिन ये तो साइंस का फीचर था, लेकिन इसको कंपेयर करते हुए ये बताया गया कि अब मैनेजमेंट में कौन कौन सा फीचर है जो साइंस से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही देखें कि सिर्फ दो ही फीचर है जो साइंस से मिलता जुलता है। कौन कौन सा फीचर? सबसे पहला तो ये सिस्टमेटिक बॉडी या सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, और एक एक्सपेरिमेंटेशन। बस यही दो फीचर है जो साइंस के फीचर से मिल रहा है। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट को साइंस के तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। बस यही दो पॉइंट मैच कर रहा है। अगर तुम देखना चाहेगी तो यहाँ पे देख सकती है। देख, यहाँ पे तो काफी सारा पॉइंट है भैया। नहीं, हम लोग अंदर घुसते हैं, देखते हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखने से नहीं होता है, अंदर घुस के देखते। देख, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। उसके अंदर काफी सारा प्रिंसिपल और टेक्निक्स है जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर ही ये सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स आने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये फेल्स हुआ, टेलर्स हुआ, इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो दिए थे और जनरल मैनेजमेंट जो दिए थे, फेलर जी, काफी सारे प्रिंसिपल और टेक्निक्स दिए थे। तो वो सारे चीज हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? वो लोग हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में ये कंसिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन बोल्ड करके लिखा है, सो द फीचर ऑफ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये फीचर प्रेजेंट है। सेकेंड, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसका ये सिर्फ लाइन देख रहे हैं। सो द फीचर ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये फीचर मैच नहीं किया। तीसरा, एक्सपेरिमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेजर्स टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट मैनेजरियल प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में अपना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो लोग एक्सपेरिमेंट करता है कि अगर मान लो ये हो गया तो ये हम लोग संभाल पाएंगे कि नहीं, अगर मान लो ये हो गया तो ये हम लोग संभाल पाएंगे कि नहीं। टेस्ट करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते एक्सपेरिमेंट कर करके, तो ये मैच करेगा। सो द फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन का फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑलरेडी मिल गया, और बाकी सब अगर पॉइंट देखेंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। जैसे हम तुमको बताया कि सिर्फ 2 ही पॉइंट मैच कर रहा है। देखो, यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड मैनेजमेंट। सो द फीचर ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है। तो सो द फीचर ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। भैया अभी तो बोले थे कि मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। साइंस का जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो कहीं भी तुम जाएगा तो उसको, वो तो प्रिंसिपल हुआ ना, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मान ले आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रिंसिपल जो साइंस के अंदर यूज होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो वैसे ही मैनेजमेंट का भी जो प्रिंसिपल्स है, जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बताएं, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए ये फीचर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन, ये भी बता दिया कि सो द फीचर ऑफ रेप्लिकेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ 2 ही चीज मैच कर रहा है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सारा साइंस का फीचर मैनेजमेंट का सारा फीचर के साथ नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ 2 ही मैच कर रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सो द मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्योर और एग्जैक्ट साइंस।
इसीलिए इसको प्योर या एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलते। अगर मान ले पांच का पांचों फीचर साइंस का मैनेजमेंट के साथ मिल जाता, तब इसको प्योर साइंस बोलते हैं, क्योंकि जो जो साइंस में है वही वही मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, जो जो साइंस में है वो मैनेजमेंट में भी है, तो इसको प्योर साइंस या एग्जैक्ट एकदम डिट्टो एग्जैक्ट साइंस बोल सकते थे। लेकिन क्योंकि सिर्फ दो ही साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और ये क्या नाम है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन, सिर्फ यही दो चीज प्रेजेंट है, तो इसको साइंस तो बोलेंगे, क्योंकि साइंस का एक दो फीचर एक दो झलक तो भाई मिल जुल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको इन एग्जैक्ट साइंस बोलेंगे, या फिर सोशल साइंस बोलेंगे, या सॉफ्ट साइंस बोलेंगे, मतलब साइंस का एक छोटा सा झलक या छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, इन एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं है, उससे हल्का फुल्का कुछ मिल रहा है, पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोशल साइंस। तो ये क्वेश्चन यहां पे जरूर रेज होता है कि वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड inexact और प्योर सॉफ्ट और सोशल साइंस क्यों बोलते हैं, ये एक मार्क्स में पूछ लेता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस ओनली टू फीचर्स ऑफ साइंस दैट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसका आंसर अगर हम लोग लिखें कि यहां पे अगर होगा सिंस ओनली two features of management that is systematized body, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, systematized body of knowledge और क्या था एक ठो एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन, यही दो फीचर ऑफ साइंस मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी आर कॉलिंग मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस, इसीलिए सिर्फ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो ये था मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये था मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये हम लोग साइंस का कवर किए। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार आर्ट का कवर करेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। चल आर्ट का भी एक बार देख लेते हैं उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग साइंस का देखे थे। ये देख, सबसे पहले आर्ट क्या बोलता है, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल। ऑब्वियसली एक कला, आर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कला बोलते हैं। तो कला क्या है, किसी दूसरे का कॉपी किया हुआ कोई चीज है क्या, नहीं, ये पर्सनल स्किल है और नॉलेज है। ठीक है, ताकि हम, मेरे अंदर एक कला है, जो हम अपना खुद का जो स्किल है, जो खुद का टैलेंट है, खुद का जो नॉलेज है, वो लगा के हम काम को खत्म करते हैं, जो हमको चाहिए होता है वो हम करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि आर्ट कैन बी डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल एंड नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। जो हमको चाहिए उसको हम किस तरह से हासिल करते हैं, अपना पर्सनल स्किल और नॉलेज लगा के, इसी को कला बोलते हैं। ठीक है, किसी का दूसरे को कॉपी किया हुआ चीज को कला नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि वो उन लोगों का चीज का दिमाग था, तो उसी चीज को हम अपने तरफ से ला दिए, तो भैया हम तो उसके दिमाग से चल रहे हैं ना, हम मेरे पास तो खुद के कुछ दिमागी हम इस्तेमाल नहीं किए, इसको आर्ट नहीं बोल सकते। उसके बाद क्या किया है ये लोग, आर्ट का कुछ फीचर्स दिया है। क्या, सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आपके पास कला होना है तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी भी चीज फील्ड में हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक मतलब सिर्फ गाना गा लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लिए, उसको हम लोग नॉलेज नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग कला नहीं बोलते, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बोलते। ठीक है, मतलब म्यूजिक अगर आप हैं तो म्यूजिक का सारा चीज पता होना चाहिए। जैसे मान लिया हम लोग गाना गा रहे हैं तो म्यूजिक के बारे में, सुर के बारे में पता होना चाहिए, कितने प्रकार के सुर होते हैं। ठीक है, राग भैरवी होता है, फिर जब शाम को गाते हैं तो उसको कुछ और बोलते हैं, सारे गामा पाधा निसा, 8 तरह के प्रकार के सुर होते हैं। और भी म्यूजिक का जितना थ्योरी है सब तुमको पता होना चाहिए। उसी कला को इस्तेमाल करके तुम आगे क्या करेगा,
उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, पेंटिंग है तो पेंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, ब्रश पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, फिर उसके बाद वाटर कलर पेंटिंग, उसके बारे में थ्योरी पढ़ना कि हाँ जैसे मान लें हम लोग कोई भी एक डायग्राम बना रहे हैं तो उसके हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को बनाते हुए उसके पहले हम लोग अगर थ्योरी जानते रहेंगे तो थ्योरी जान के हम लोग क्या सीखेंगे कि हाँ अगर कोई भी चीज़ बनाना है तो सबसे पहले अपने माइंड में उसको एक पिक्चर की तरह बनाओ, पिक्चर की तरह बनाते हुए उसके ऊपर काम करो कि हाँ इस पिक्चर में ये तो बना लिए, अब इसको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है। तो ये सब थ्योरी में सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, कॉस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल करने के पहले उसका थ्योरी जान रहे हैं। कि अगर हमको यही नहीं पता रहेगा कि फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, भैया सामान का इशू क्यों हो रहा है, वो कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, बैलेंस हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, उसका हर एक के पीछे तो एक लॉजिक है, हर एक के पीछे तो एक थ्योरी है। तो भैया थ्योरी पढ़े बिना हम लोग को कोई भी काम नहीं कर सकते, हम लोग अंदर में मेरे को कला ही नहीं आएगा वो काम करने का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि आर्ट हैज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये पहला फीचर था। दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर बोलता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। हम जो भी चीज अपना स्किल और नॉलेज लगा रहे हैं उसके पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब खुद वो चीज अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से देख लिए और देख के हम लोग सीख लिए, याद कर लिए और याद करके लगा दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हाँ दूसरे का बंदे का देख लिए, जैसे आजकल हम लोग यूट्यूब पे कोई भी चीज़, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल खाना का कोई चीज़ देख लिए, वही चीज़ एकदम रेसिपी हम लोग कहीं पे नोट डाउन कर लिए और उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए हम लोग उसी रेसिपी को बना दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन नहीं हुआ ना, ये तो किसी दूसरे का स्किल था, दूसरे का नॉलेज था कि हाँ वो बंदा पहले ये चीज़ बनाया, फिर उसको देखा देखी हम वो चीज़ बनाए। ठीक है, तुम खुद खुद से कुछ करेगा तो बोलेंगे कि हाँ ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो ये आर्ट में होना जरूरी है कि हम लोग खुद से कोई भी चीज करें। तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, कोई भी एक आर्टिस्ट हो, कोई भी बंदा हो, उसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अगर वो प्रैक्टिस में ना हो तो क्या होगा, फिर वो कोई भी कुछ काम ढंग से नहीं कर पाएगा, कोई भी परफेक्शन नहीं आएगा। जैसे अगर तुम लोग लगातार पढ़ाई नहीं करे, तुम लोग लगातार अगर मान ले कोई भी चीज सम हुआ प्रैक्टिस नहीं करे तो क्या होगा, देखना वो 2 हफ्ता के बाद तुम लोग भूल जाएगा और फिर जब वापस करने बैठेगा तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मैथ्स वगैरह जो सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह है उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहो ताकि हम लोग प्रैक्टिस से छूटे ना। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आते जाएगा। आया, तो यही है। और जितना परफेक्शन आते जाएगा उतना तुम लोग क्रिएटिविटी भी करेगा, क्योंकि आदमी का दिमाग क्या होता है, क्रिएटिविटी सोचता है कि हाँ जैसे मान ले फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आज रोटी बना रहे हैं तो आटा वगैरह से बना रहे हैं तो बोले चल ना एक काम करते, एक बार आटा में थोड़ा सा मैदा मिला के देखते हैं तो क्या होता है। तो देखिएगा तुम लोग मैदा मिलाया वो रोटी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और भी ज़्यादा। तो बता अरे वाह, हम लोग अपना दिमाग क्रिएट किए, क्रिएटिविटी किए, तो ये पता चला कि अगर हम लोग आटा में थोड़ा मैदा मिला देते हैं तो रोटी और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। गर्मा गर्म रोटी खाने को मिलेगा तो सॉफ्ट रहेगा एकदम। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्ट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी भी होना जरूरी है, या उसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो ये 3 पॉइंट तो ये फीचर हुआ। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा फीचर मैनेजमेंट उसको फुलफिल करता है। तो अगर हम शॉर्ट में बताएं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, भैया ये तीनों ही जो है उसको मैनेजमेंट फुलफिल कर देता है। ठीक है, feature of theoretical knowledge of art is present in management. Personalized application of knowledge and skill of art is present in management. Or feature of practice and creativity of art is also present in management. ये तुम लोग पढ़ सकता है, हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग वीडियो पॉज कर ले, वीडियो पॉज करके यहाँ पे क्या क्या लाइन लिखा हुआ एक बार पढ़ ले, हमको लगता है खुद से भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम इस तीनों फीचर का मतलब समझा दिए हैं तो तुम लोग आराम से उसको मैनेजमेंट के साथ जोड़ पाएगा। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, तुम लोग को खुद से पढ़ने का हम टाइम दे रहे हैं, या खुद से पढ़ने का प्रैक्टिस डलवा रहे हैं। तुम खुद से भी पढ़ के एक बार समझ। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा छोड़ रहे हैं इन द सेंस कि मतलब हम ज़्यादा कुछ स्क्रीन पे वगैरह पे ज़्यादा हम
डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं कुछ, ताकि वो एकदम साफ साफ दिखे तुमको सारा चीज। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन यही हुआ कि क्योंकि ये सारा फीचर प्रेजेंट है, इसीलिए तो बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स या बाय अदर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, features of art with management. We find that all the features of art are present in management, so we can call management as an art of getting things done by others. ये कला ही तो है जहाँ पे अपना सारा चीज स्किल वगैरह इस्तेमाल करके हम दूसरे से अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को बोला गया है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, एक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्रोफेशन उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रोफेशन का मेन फीचर क्या? प्रोफेशन वैसे हम लोग क्लास 11 में बेस स्टडी में तुम लोग चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फीचर पढ़ लेते हैं। तो फीचर भी तुम लोग पढ़ के ही आया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक उन लोग का एक अलग से नॉलेज का बॉडी होता है। ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज है ये लोग। ठीक है, और उन लोग को एक फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग ट्रेनिंग करके ही प्रोफेशनल बनते हैं, बिना ट्रेनिंग का कोई प्रोफेशनल नहीं बनता। तो ये एक फीचर है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सब कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। कोई अगर एकदम जो प्रोफेशनल बनने के लिए जो क्राइटेरिया या जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप बेसिक क्वालिफिकेशन को पार नहीं किए हैं तो आप भैया प्रोफेशनल नहीं बन सकते। जैसे सीए बनने के लिए कम से कम क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12 पास नहीं है, सिर्फ 10 पास है, तो आप सीए नहीं बन सकते या सीए का कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप मान लीजिए सीए वगैरह प्रोफेशनल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप कल के दिन मैनेजर बनिएगा, तो मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि कम से कम आप ग्रेजुएशन तो पास होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं हैं तो उस पोस्ट के लिए आप लायक नहीं हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हैं। कल के दिन आप प्रोफेशनल बनेंगे और कंपनी को संभालेंगे, सारा अकाउंट्स वगैरह देखेंगे, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। किस चीज़ का? ग्रेजुएशन का। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा पॉइंट क्या आता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे सीए का आईसीआई है, सीएस का आईसीएसआई है, सीएमए का आईसीएमएआई है। तो सबका अपना अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। डॉक्टर्स का भी है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब उसमें सारा चीज़ बताता है कि हाँ, जो भी एक प्रोफेशनल है उसको किस तरीके से बिहेव करना है, उसको क्या क्या रेगुलेशंस रूल्स फॉलो करने हैं, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता। ठीक है, और पांचवा क्या है, सर्विस मोटिव। भैया अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका मोटिव सर्विस देना होना चाहिए। ये नहीं कि हम सर्विस नहीं दे के पैसा कमाएंगे, किसी को लूटेंगे, नहीं। आपका मोटिव होना चाहिए भैया सर्विस दे। ठीक है, वो भी टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए सर्विस को, क्योंकि हम मेरे को उसी से पैसा मिलता है। जैसे हम जो ऑडिट करेंगे, जो सीए वगैरह लोग ऑडिट करता है, तो क्या है, सीए ऑडिट जो करना है वो तो सर्विस देना हुआ ना। तो मेन उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, ऑडिट से ही आ रहा है। तो अगर वो अपना सर्विस को ठीक से प्रायोरिटी नहीं देगा, बोले अरे छोड़ना सर, ऑडिट आया छोड़, बाद में देखा जाएगा, नहीं देगा, तो क्या होगा, कल के दिन उसके पास कोई ऑडिट नहीं आएगा, क्योंकि बोलेगा ये तो सीरियस नहीं लेता। इसीलिए अपने को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए सर्विस को, अपना मोटिव होना चाहिए सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे एक बार देखते कि कौन कौन सा चीज प्रोफेशन में है, कौन कौन सी चीज प्रोफेशन में नहीं है। तो यहाँ पे फीचर ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, मतलब एक हुआ। दूसरा, इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी दूसरा नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन अभी तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत सून आ जाएगा। जी हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर काफी सारा चर्चा हो रहा है। ठीक है, कि मैनेजमेंट का भी अपना एक प्रोफेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM ये वगैरह होता है। ठीक है, तो वो आ गया है, क्योंकि ये बुक बहुत पुराना है और एक ही साल से सारा चीज रिपीट किया जा रहा है, तो ये बुक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्डिंग चेंज नहीं किया, लेकिन वैसे मैनेजमेंट को लेके काफी सारी चीज आ गए हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन आ गया है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट। और सर्विस मोटिव क्या होता है, ये तो भैया मैनेजमेंट का जो है
कि भैया मैनेजमेंट भी एक तरह का प्रोफेशन बनने वाला है या बन चुका है, जैसे अभी हम बताएं कि उसका आ गया है, तो उसका भी एक मोटिव होना चाहिए कि हम सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कंक्लूजन क्या है कि भैया मैनेजमेंट पूरा प्रोफेशन का एग्जैक्ट एरिया क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं करता, कुछ कुछ पोजेस करता है, कुछ कुछ फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फुल फ्लेजेड नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत वो प्रोफेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली नहीं करता। ठीक है, तो ये था प्रोफेशन। प्रोफेशन ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता, मेनली जो वाई इट इज कॉल्ड इन एग्जैक्ट साइंस, तो ये बोलता है, यही क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है। तो यहाँ पे अपने क्या खत्म किए, यहाँ पे अपने खत्म किए हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। ये तीनों हम लोग खत्म कर दिए। ये हम लोग पढ़े थे किसके अंदर में, पॉइंट नंबर 7 के अंदर में। तो ये हम लोग तीनों चीज खत्म कर चुके। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 7 खत्म हो गया है। ठीक है, और हम बोलेंगे मैक्स टू मैक्स और 7 पॉइंट आएगा, मतलब ओवरऑल 14 पॉइंट में हम ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। 14 पॉइंट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस 7 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट छोटा मिलेगा, 3-4 पॉइंट बड़ा मिलेगा। बड़ा इन द सेंस कि हमको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो लेंदी टॉपिक्स है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर से कोई लंबा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग लंबा क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि उसमें से छोटा छोटा 2 पॉइंट पूछ लेगा 1 मार्क्स के लिए। तो हम लोग उसमें 2-2, 3-3 पॉइंट करके पढ़ लेंगे, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। तो वैसे ही और भी फंक्शंस वगैरह आने वाले हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट में, तो उसमें भी हम लोग 2-2, 3-3 पॉइंट करके पढ़ लेंगे। टोटल और 7 पॉइंट लगेगा मैक्स टू मैक्स, और टोटल और हमको लगता है 2 क्लास लगेगा, क्योंकि जो लेंदी टॉपिक्स है उसको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, अच्छे से समझेंगे तो और मैक्स टू मैक्स 2 क्लास, मतलब और मैक्स टू मैक्स 45-45 मिनट का 2 क्लास लेंगे, 1.5 घंटा के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है। 1.5 घंटा तो ऐसे ही हम लोग आराम से थ्योरी पढ़ लेते थे पहले, आराम से स्कूल में, तो आराम से कभी 2 पीरियड हो गया तो आराम से 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता था। तो इस सबसे हम 45 मिनट का क्लास रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, और हल्का हल्का रखेंगे क्लास को, और उसी 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करेंगे, हम नोट्स देंगे। ठीक है, नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया हुआ है, कहाँ कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमको 4 पॉइंट 5 पॉइंट नहीं पढ़ना है, 2 पॉइंट पढ़ना है, वो भी सिर्फ नाम, अंदर का कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं याद करना है। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन पूछता है तो तुम लोग पॉइंट याद कर लेगा तो खुद से बना के भी लिख देगा। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग को सिर्फ नाम याद करना है, वो इजी रहेगा। अच्छा, हर एक चैप्टर का हम नोट्स नहीं दे पाएंगे, बेस स्टडी का, कॉस्टेक्स का पूरा देंगे। बेस स्टडी का नोट्स इसलिए नहीं दे पाएंगे, पहला 2-3 चैप्टर का हम दे पाएंगे, 3 चैप्टर का समझ ले दे पाएंगे। उसके बाद जो प्लानिंग वगैरह चालू हो रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, लंबा लंबा थोड़ा चैप्टर है, तो इसका हम नोट्स बनाने जाएंगे तो सदियों लग जाएगा, क्योंकि कोई भी हम पॉइंट छोड़ नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट है बुक से पढ़ो, और ये बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, बुक इंडिया का बुक सबसे बेस्ट है, कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है, सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। तो हम जो नोट्स बनाएंगे वो वही बनाएंगे जो बुक में लिखा हुआ है, तो फायदा टाइम वेस्ट करके, उससे अच्छा अपने बुक से ही पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि और भी जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 है, ये सारा चीज़ बुक में एकदम वेल कवर्ड किया हुआ है, एकदम बढ़िया से कवर किया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग बनाने जाएंगे तो हो सकता है कोई पॉइंट छोड़ दे, लेकिन बुक में पूरा कवर किया हुआ है, बुक से पढ़ेंगे एकदम आराम से, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, और एग्जाम में आराम से हम लोग कोई भी चीज़ का आंसर कर पाएंगे और स्कोर भी कर पाएंगे मार्क्स। ठीक है, तो ये बताना था। तो फिलहाल इतना समझ में आ गया, तो अपने आगे का प्लानिंग धीरे धीरे अपने रखेंगे, कोई अपने करते रहेंगे धीरे धीरे क्लास में। ठीक है, और हम टिप्स वगैरह देते रहेंगे और भी क्लास में किस तरह करना है। तो फिलहाल इस क्लास को यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे, एंड ऑफ क्लास 2। अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो क्लास 3 के साथ मिलेंगे, और उसके हो सकता है क्लास 3 और मैक्स टू मैक्स क्लास 4 में अपना पहला चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, 14 पॉइंट में, याद रखना 14 पॉइंट ही सिर्फ बनेगा। तो अगर एग्जाम के पहले तुम लोग सिर्फ वो 14 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेता है तो समझ लो चैप्टर 1 खत्म। मतलब कहीं से भी वो लोग पूछ देगा तो उस 14 पॉइंट के अंदर अंदर रह जाएगा, और मेरा जो नोट्स होगा
जो 2-3 पेज का ही है, चैप्टर नंबर 1 का जो नोट्स है वो 2-3 पेज का ही बना है, 2-3 मैक्स टू मैक्स 3-4 पेज का मैक्स टू मैक्स। उसमें एकदम आसानी से पढ़ना होगा, हम उसका पिक भेज देंगे, ठीक है, पिक या फिर उसका फाइल भेज देंगे पीडीएफ वाला, ठीक है, वो मिल जाएगा तुम लोग को, तो तुम लोग आराम से खुद ही नोट्स देख सकते हो, उतना बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ने का दरकार भी नहीं है, ठीक है, हम मार्क करके भेज देंगे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, वही वही टॉपिक तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है, एकदम आसान, क्लियर, एकदम ईजी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस वीडियो में जो भी हम लोग पढ़ाए हैं, जो हम पढ़ाए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुआ क्लास देख, और क्लास देख के तुरंत आ व्हाट्सएप पे, भैया ये प्रॉब्लम है, हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, सबसे पहले पॉज करना, पीछे जाना, बैकवर्ड करना, वीडियो को वापस देखना, 2-3 बार देखना, नहीं समझ में आता है फिर मेरे को व्हाट्सएप आराम से करना, कॉल भी कर लेना कि भैया एक बार हमको ये मतलब समझा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं, ठीक है, एकदम इजी। चल, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, अपने क्लास नंबर 3 में मिलते हैं। चल, ठीक है।